दोस्तों जब जब कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं तब आपने क्या ध्यान दिया है कि स्टॉक के प्राइसेस में एकदम से मूवमेंट होती है। रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया लिमिटेड और ईथर एनर्जी इन दोनों ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और डिक्लेयर करने के साथ ही साथ स्टॉक के प्राइसेस में अनप्रेसिडेंटेड मूव देखने को मिले। अब क्या ऐसे मोमेंट्स देखकर इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए? इन दोनों के क्वार्टर रिजल्ट्स के डिस्कशन के साथ ही साथ डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारे लिए दो ऑप्शन रहते हैं। हमारे पास रहता है कि एक तो टेक्निकल चार्ट्स रहते हैं कंपनियों के, उन टेक्निकल चार्ट से हम ये डिसाइड करते हैं कि स्टॉक के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। दूसरा हमारे पास रहता है कंपनी के फंडामेंटल्स एंड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जनरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेटमेंट्स कंपनी डिक्लेयर करती हैं अपने फाइनेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर डिक्लेयर करती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम क्या करते हैं, हम मिस कर देते हैं लॉन्ग टर्म पिक्चर। यानी कि जब क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं हमें ये लगता है कि क्वार्टर रिजल्ट्स अगर अच्छे आए तो हमें लगता है कि चलो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर ली जाए और हम वहाँ पे कहीं ना कहीं से बाई कर चले जाते हैं। तो ऐसे करने के लिए, एक्चुअल में बाई करने के लिए पूरा का पूरा पिक्चर हमारे पास होना चाहिए। और पिक्चर तभी होता है जबकि हमारे पास हो कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं और जो प्राइसेस मूव कर रहे हैं वो क्या फंडामेंटल्स एंड बिजनेस के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें हम सिखा रहे हैं आपको। चैप्टर 3 अभी चल रहा है जहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने रिसेंटली डिस्कस किया। अब हम आगे जो भी अदर तरीके के रेशियोज हैं, राइट, लेवरेज रिलेटेड रेशियोज हो गया या लिक्विडिटी रेशियोज हो गया, वैल्यूएशन रेशियोज हो गया, ये सब डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो इन केस अगर आपने वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहाँ पे जरूर से जरूर एक्सप्लोर करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया लिमिटेड के बारे में, यानी कि आरबीए लिमिटेड के बारे में। अब ये जो कंपनी है इसका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है आप देखिए। तो बर्गर किंग से करीब करीब 83% के आसपास का रेवेन्यू आता है। बर्गर किंग इंडोनेशिया से अगर हम देखें तो करीब 15% का रेवेन्यू आता है। एंड पॉपियस जो इंडोनेशिया का इनका है वहाँ से मात्र 2% का रेवेन्यू आता है। अब ध्यान देंगे तो पॉपियस जो है, राइट, ये भारत में अगर आप देखने जाएंगे तो ये रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया के लिमिटेड में नहीं है, ये जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के अंडर में आता है। तो बिजनेस कंपनी का, राइट, जो बिजनेस सेगमेंट में है उस बिजनेस सेगमेंट में भी कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करती हैं। अब ये जो रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया लिमिटेड है, राइट, किस चीज़ का फ्रेंचाइजी होल्ड करती है आप लोग कमेंट करके बताइए। आप, आई एम श्योर कि आपको मालूम होगा, जस्ट इन केस नहीं मालूम है, मोस्टली बर्गर किंग का फ्रेंचाइजी होल्ड करती है, राइट, भारत में। और कुछ और देश हैं जहाँ पे ये फ्रेंचाइजी होल्ड करती है, जहाँ पे इनको बिजनेस जनरेट होता है। अब ऐसे में अगर हम ध्यान दें लेटेस्ट क्वार्टर पर, Q1 FY27 पर, तो यहाँ पर आप देखिए तो नंबर ऑफ स्टोर्स अपने ये बढ़ाते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एवरेज डेली सेल्स यहाँ पे देखें तो करीब 13% के आसपास से बढ़ी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करीब करीब 23% के आसपास से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। एंड ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे करीब करीब 3% के आसपास से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। एबिटा अगर हम ध्यान दें तो 68% के आसपास से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। अब जस्ट यही हम देख के अगर कंपनी में इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं तो क्या ये हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी? होगी, राइट। अब यहाँ पे पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें इनका ओवरऑल जो बिजनेस है, बिजनेस में से कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस कैसा रहा है लेटेस्ट क्वार्टर का, वो भी समझना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे भारत के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे आप देखिए तो करीब करीब 23% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 30% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। एंड एबिटा यहाँ पे 40% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 72-73% के आसपास से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, Q1 FY2026 में लॉस कर रही थी, 116 करोड़ का नेगेटिव में प्रॉफिट था इसका। और लेटेस्ट क्वार्टर में Q1 FY27 में आप देखिए तो लॉस अभी भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टर्न अराउंड काइंड ऑफ स्टोरी देखने को मिली। यानी कि लॉस में भी आपने सुना होगा जब बचपन में लोग पढ़ते थे कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई अदर डिग्री ले रहे हैं तो उसमें क्या होता था कि दो स्टूडेंट्स आपस में मिलते थे और कहते थे भाई तेरी बैग कितने में आई, तो वो कहता था मेरी 2 सब्जेक्ट्स में बैग आई है। दूसरा वाला कहता था यार मेरी तो 3 में आई। तो पहला वाला जो है वो खुश हो जाता था। तो यहाँ पे
लॉस मेकिंग कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर समझ के चलना होगा। तो लॉस में भी इन्होंने अपने लॉसेस को इम्प्रूव किया है कहीं ना कहीं से। ये जो 72% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डाटा दिख रहा है, ये अभी भी कंपनी को लॉस में ही रख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब ऐसे में बिग पिक्चर यानी कि ईयर ऑन ईयर क्या परफॉर्मेंस रहती है ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इंडोनेशिया का बिजनेस देखें और भारत का कंसोलिडेटेड बिजनेस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q1 FY 2026 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 454 करोड़ का नेगेटिव में था, जो कि यहाँ पे इम्प्रूव होके अभी भी 330 करोड़ का नेगेटिव में ही है। हालांकि 27% का इसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, ऐसे में अगर हम फंडामेंटल समझें रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया लिमिटेड के, तो आप देखिए यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में, कंपनी लॉस मेक कर रही है, सो डिविडेंड देने का सवाल ही नहीं है। डेट टू इक्विटी 2.73 के आसपास है, 2000 करोड़ रुपए का डेट है कंपनी के पास। यहाँ पे पेट्रोस की स्कोर 5 का है, सेल्स ग्रोथ है ही नहीं इसके पास, एंड सिंस अर्निंग्स वगैरह नेगेटिव में पी रेशियो यहाँ पे नहीं है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स आपको क्या स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड ईयर ऑन ईयर अगर हम ध्यान दें इस पे, तो 2021 में करीब 1000 करोड़ का सेल्स था एंड 282 करोड़ का यहाँ पे लॉस था कंपनी के पास। 2023 में ये सेल्स बढ़ के 2054 करोड़ का हो गया। अब देखिए 2054 करोड़ का सेल्स हुआ, लेकिन यहाँ पे 242 करोड़ का लॉस। अब लोग कहेंगे कि यहाँ नहीं भाई, 40 करोड़ का तो इम्प्रूवमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, बट कंपनी अभी भी लॉस में थी, राइट। 2024 में क्या हुआ, 2400 करोड़ बढ़ के हो गया सेल्स, लेकिन यहाँ पे 237 करोड़ का लॉस हो गया। लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब 2800 करोड़ का ओवरऑल सेल्स है एंड 200 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिख रहा है। अब देख रहे होंगे तो प्रॉफिट इंप्रूव कर रहा है, बट अभी भी कंपनी लॉस में ही है। सेल्स यहाँ पे इंप्रूव कर रही है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, राइट, धीरे धीरे क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट, जो इनके रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट होते हैं वो भी बढ़ते हैं एंड साथ ही साथ बाकी चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंपनी का बिजनेस समझना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि सेल्स तो ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है। हालांकि प्रॉफिट इन्होंने अपना इंप्रूव किया है पिछले 2-3 सालों में। ठीक है, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें क्या पता चलता है कि बुरे दौर में, यानी कि जब कंपनी के प्राइसेस गिर रहे होते हैं, तो उस समय प्रमोटर्स क्या कर रहे होते हैं, क्या प्रमोटर्स निकल रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए सितंबर 2023 में 15.5% के आसपास प्रमोटर्स थे, 32% पब्लिक थी, और यहाँ पे अच्छे खासे FIIs एंड DIs थे। 2024 आते आते 15% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स थे, 37% के आसपास हो चुके यहाँ पे पब्लिक, और धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगे FIIs एंड DIs। ये तो 2024 का डाटा हो गया। 2026 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 9% के आसपास रह गए प्रमोटर्स, 42% हो चुकी है पब्लिक, एंड यहाँ पे घट चुके हैं FIIs। यहाँ पे थोड़े बहुत DIIs ने भी सेलिंग की है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो DIIs देखें तो 6-7% के आसपास खाली कर चुके हैं अपनी होल्डिंग। अब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है, यानी कि थोड़ा बहुत जो लॉस हो रहा था, लॉस को इन्होंने कम किया है, बट प्रमोटर्स क्यों छोड़ रहे भाई, FIIs एंड DIs क्यों छोड़ रहे भाई, इस बात पे आपको ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, जहां तक रही बात ओवरऑल प्राइसेस की, तो प्राइसेस हम सभी ने देखा है 2020 में जब ये लिस्ट हुई थी, राइट, तो प्राइसेस एकदम से 210 रुपए पर चले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न। अब ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, अगर कोई स्टॉक बना रहा है तो लो पकड़ना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, राइट, नामुमकिन के बराबर होता है। तो ऐसे में ऐसी कंपनियों में क्या इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, अब आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। आई थिंक अब आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम एथर एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से बिलोंग करती है, राइट, खासतौर पे 2 व्हीलर सेगमेंट है। अब यहाँ पे ये जो 2 व्हीलर सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है, इसमें क्या टेलविंड्स दिख रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री में, क्योंकि बिजनेस जब हम एनालाइज करते हैं कंपनी का तो उसके साथ ही साथ एसोसिएटेड होती है कोई ना कोई इंडस्ट्री, राइट। ऐसे में अगर हम हेडविंड्स को समझे, यानी कि उस पूरे इंडस्ट्री में हेडविंड्स क्या दिख रहे हैं। अब हेडविंड्स बिकॉज ऑफ द AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर की डिमांड की वजह से यहाँ पे कॉपर एंड एल्युमिनियम की डिमांड उधर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं से इसके लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट हो सकता है कॉस्ट
मटेरियल के कॉस्ट में इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ भी एक तरह से हेडविंड साबित हो सकती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल देखें तो डिमांड में स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमें देखने को मिला है। यहाँ पे डिमांड करीब 158% के आसपास से ग्रो हुई है, रजिस्ट्रेशन 102% के आसपास से ग्रो है, एंड कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन भी बढ़ाए, करीब 80% के आसपास से प्रोडक्शन इंक्रीज हुए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तो करीब 83,000 यूनिट्स के आसपास सेल हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल्स सेल हुई है इनकी एथर एनर्जी लिमिटेड की, तो पिछले ईयर के क्वार्टर में करीब 46,000 के आसपास सेल हुई थी, इस बार 83,000 के आसपास सेल हुई है। एबिटा यहाँ पे देखिए तो नेगेटिव में था, जो कि अब इम्प्रूव होके 9% के आसपास हो चुका है, यानी कि थोड़ा बहुत टर्न अराउंड काइंड ऑफ स्टोरी हमें देखने को मिले एटलीस्ट एबिटा के टर्म्स में, यानी कि जो सेल्स कर रहे हैं एक्सपेंसेस को हटाने के बाद जो यहाँ पे निकल रहा है उसमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल निकल के आ रहे हैं। बट ओवरऑल देखें तो यहाँ पे कंपनी अभी भी लॉस में ही चल रही है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी। ठीक है, ऐसे में अगर हम फंडामेंटल समझें एथर एनर्जी लिमिटेड का तो इसके भी रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, अर्न कंपनी सिंस लॉस मेक कर रही है तो डिविडेंड नहीं दे रही है। डेट टू इक्विटी हालांकि इसका 0.26 के आसपास है, पेट्रोस की स्कोर 7 का है। यहाँ पे ओवरऑल देखें तो इंडस्ट्री पी 38 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब इंडस्ट्री पी ही 38 है, ऐसे में कंपनी का जो ईपीएस है वही नेगेटिव है, कंपनी लॉस मेक कर रही है। तो अगर एक क्वार्टर में रिजल्ट्स थोड़े बहुत ठीक आ जाते हैं तो ऐसे में ऐसी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, चलिए सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें। 2020 में इनफैक्ट 35 करोड़ का सेल्स था, कंपनी 220 करोड़ का लॉस मेक कर रही थी। 2023 में ये 35 करोड़ बढ़ के 1781 करोड़ का सेल्स हो गया। बट देखिए एक्सपेंसेस 1700 करोड़ का सेल्स, 2500 करोड़ का एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली कंपनी लॉस में चली जाएगी। 1700 करोड़ का सेल्स, 2500 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली कंपनी लॉस में चली जाएगी। लेटेस्ट डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2026 में 3600 करोड़ का सेल्स तो हुआ, लेकिन अगेन कंपनी लॉस में चली गई क्योंकि एक्सपेंसेस इनके हैवियर साइड में जा रहे हैं। तो दोनों कंपनियों का हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं से सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द राइजिंग एक्सपेंसेस इनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं हो पा रही। हालांकि रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया के केस में हमने देखा है कि थोड़ी बहुत टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लॉस में भी उन्होंने लॉसेस को मिनिमाइज किया है। अब यहाँ पे जो एथर एनर्जी है एबिटा इनका थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया, ये बात हमने डाटा में देखी। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो 2025 में करीब 42% प्रोमोटर्स थे, 9% यहाँ पे पड़ रही थी, और यहाँ पे 48-49% के आसपास एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। अगर हम लेटेस्ट डाटा देखें यहाँ पे तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से ये जो प्रमोटर्स थे वो 39% रह गए, 13% पब्लिक हो गई, और अभी भी यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज बने हुए हैं, इन्वेस्टिंग उनकी अभी भी इंटैक्ट है, हालांकि थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इधर उधर किया है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो एथर एनर्जी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एक इंप्रेसिव टर्न अराउंड दिखाया है, एबिटा इनका पॉजिटिव निकल के आया है, और जो इनके लॉसेस थे उसको इन्होंने कंसिडरेबल अमाउंट से मिनिमाइज किया है। वहीं पे रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया अभी भी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने पे फोकस करते हुए दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि अगले क्वार्टर्स में दोनों कंपनियां कैसे अपने ग्रोथ पर फोकस करते हुए अपने प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको इन दोनों कंपनियों में से कौन से कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।